हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स में एक डिसेबल्ड पर्सन को क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि दो सेक्शन इनकम टैक्स में अवेलेबल कराए गए हैं, जिसके अंडर में आप एक डिसेबल्ड पर्सन का डिडक्शन या फिर कोई व्यक्ति जो कि ऑलरेडी किसी के ऊपर निर्भर है लेकिन वो व्यक्ति डिसेबल्ड है, तो क्या क्या डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे दो सेक्शन दिए गए, एक सेक्शन है 80U और दूसरा है सेक्शन 80DD। तो सबसे पहले हम सेक्शन 80U को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 80U की यदि हम बात करें तो ये सेक्शन 80U का जो टैक्स बेनिफिट है या टैक्स डिडक्शन है, कौन क्लेम कर सकता है। तो इंडिया में प्रीवियस ईयर में यानी कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 की यदि आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो 23 और 24 में आपको इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, केवल यही क्लेम कर सकता है। कोई भी HUF हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, कोई भी और व्यक्ति इसको क्लेम नहीं कर सकता है। इसके बाद है कि ये सेक्शन 80U का जो टैक्स बेनिफिट है ये किसके लिए है। तो यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति खुद डिसेबल्ड है, ठीक है, अब वो कोई औरत हो सकता है या कोई आदमी हो सकती है और वो अपनी ITR में जो है इसका क्लेम लेना चाहता है, तो वो सेक्शन 80U में क्लेम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उसको डिसेबिलिटी अपनी बतानी पड़ेगी इनकम टैक्स को कि मैं यहाँ पर डिसेबल्ड हूँ। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड कब कहा जाता है। तो देखिए दो कैटेगरी की यहाँ डिसेबिलिटी बताई गई है सेक्शन 80U में। यदि आप इसमें फॉल करते हो, यदि कोई भी टैक्स पेयर इसमें फॉल करता है तो वो सेक्शन 80U का क्लेम ले सकता है। तो यदि 40% या उससे ज़्यादा की यदि डिसेबिलिटी है तो ऐसे केस में वो डिसेबिलिटी क्या हो जाती है, एक नॉर्मल डिसेबिलिटी मानी जाती है। अब इसमें जो है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई मेंटल इलनेस है या कोई सुनने की बीमारी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है या कोई फिर अंधापन है, ब्लाइंडनेस है या फिर लो विजन है, तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो नॉर्मल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आती हैं, यानी 40% या उससे ज़्यादा की आती हैं। तो सेक्शन 80U में वो कवर्ड की गई हैं। वहीं पे यदि सीवियर डिसेबिलिटी की यदि बात की जाए तो यदि कोई व्यक्ति 80% या उससे ज़्यादा यदि डिसेबल्ड है तो उस केस में उसको हम सीवियर डिसेबिलिटी का केस मानेंगे। तो यहाँ पे यदि कोई पर्सन ऑटिज्म का शिकार है या सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार है या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी का केस है, जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि यदि ये पर्सन लेट्स सपोज इसका दोनों पैर ही काम नहीं कर रहा, उसके दोनों हैंड्स नहीं काम कर रहे हैं या फिर उसका चेहरा जो है मुड़ गया है, तो ये एक मल्टीपल डिसेबिलिटी का केस है। यदि ये पर्सन सुन नहीं सकता है या फिर देख नहीं सकता है तो ये सब ऑटिज्म का जो है शिकार हो सकते हैं। तो ये सारी जो केसेस होती है वो सीवियर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आती हैं। तो सेक्शन 80U में जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो इन्हीं दोनों कैटेगरी के अनुसार मिलता है कि आप नॉर्मल हो तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, यदि आप सीवियर डिसेबिलिटी में हो तो क्या आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेक्शन 80U में आपको डिडक्शन या जो आपको छूट है, टैक्स बेनिफिट है, वो आपको कब मिलता है। तो जब भी आप अपने डिसेबिलिटी के लिए आप इलाज कराते हैं, उसके ऊपर आप पैसे खर्च करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके लिए आपको कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। मतलब आप अपनी ITR में जब इसका क्लेम लेंगे, इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे, तो उस केस में आपको इन एक्सपेंसेस का कोई बिल्स या कोई एक्चुअल रिसीट आपको सबमिट नहीं करना है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि आप कितना डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, तो उसकी भी एक लिमिट दी गई है। आपके एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यदि आपकी डिसेबिलिटी 40% से लेके 80% के बीच में है तो आपको मैक्सिमम 75,000 का यहाँ पे डिडक्शन 80U में आप क्लेम कर सकते हो। वहीं पे यदि आपकी डिसेबिलिटी यदि 80% से यदि ज़्यादा है तो ऐसे केस में आप 1,25,000 का यहाँ पे क्लेम ले सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि यदि आपको 80U में क्लेम लेना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अपनी ITR फाइल करते समय आपको 80C से लेके 80U तक के डिडक्शंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप 80U में यदि डिडक्शन क्लेम करेंगे तो आपको सबसे पहले तो जिस पर्सन से आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई भी वो व्यक्ति कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है या कोई सिविल सर्जन हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और न्यूरोलॉजिस्ट भी के पास भी कोई MD की डिग्री होनी चाहिए न्यूरोलॉजी में, और कोई भी CMO हो
सकता है चीफ मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, या कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है। तो ये सारी कैटेगरी दी गई है कि आप यदि इनके यहाँ कोई भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं तो इनसे एक सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें बताया जाएगा कि आप कितना परसेंट डिसेबल्ड है, कि आप 40% डिसेबिलिटी की कैटेगरी में या उससे ज़्यादा है, या आप 80% या उससे ज़्यादा की कैटेगरी में। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में प्रॉपर तरीके से ये डॉक्टर आपको लिख करके देंगे, तभी जा करके आप 80U में अपना क्लेम ले पाएंगे। और दूसरा ये कि आपको फॉर्म 10IA सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म 10IA आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, इसका मैं प्रोसेस आपको अभी बता दूंगा। तो सेक्शन 80U में आपको बस इतनी ही फॉर्मेलिटी आपको करनी है, तो आप वहां पे डिडक्शन अपना क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80U और 80DD को लोग क्या करते हैं, कभी कभी मिक्स कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि सेक्शन 80DD और 80U दोनों एक ही है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है जो कि आपको समझना जरूरी है। सेक्शन 80U आप सेल्फ के लिए आप क्लेम कर सकते हो यदि आप डिसेबल्ड हो, लेकिन 80DD का जो डिडक्शन होता है ये कौन क्लेम कर सकता है? कोई भी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या फिर HUF हो, वो क्लेम कर सकता है। अब ये किसके लिए सेक्शन अवेलेबल है? तो यदि कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर या HUF के ऊपर यदि कोई डिपेंडेंट हो और उसका आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, उसका आप देख रेख कर रहे हो, आप उसके मेडिकल के लिए आप खर्चा खुद वहन कर रहे हो, जैसे कि कोई स्पाउस हो गया, कोई चिल्ड्रन हो गया, आपका कोई पेरेंट्स हो गया, ब्रदर और सिस्टर हो गए, जो कि आपके ऊपर निर्भर है और ये लोग क्या है, डिसेबल्ड है, इनका ट्रीटमेंट आप करा रहे हो, तो आप 80DD में उसका क्लेम ले सकते हो। अब यहाँ पर भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी बताई गई, जैसे आप 80U में आप देखे थे 40% या उससे ज्यादा यदि केस है तो नॉर्मल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा, और ये सारे यहाँ पे डिजीजेस बताए गए हैं। तो ये नॉर्मल डिसेबिलिटी, यदि सीवियर की बात करें तो 80% या उससे ज्यादा होगा, तो ये सारे केसेस जो है ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी या मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सारे केसेस जो है सीवियर में कवर्ड किए गए हैं। तो यहाँ पे यदि कोई भी डिपेंडेंट यदि नॉर्मल डिसेबिलिटी का शिकार है या फिर सीवियर डिसेबिलिटी का शिकार है, तो दोनों ही केस में आप यदि उनके ऊपर कोई भी खर्चा कर रहे हो तो आप 80DD में उसका क्लेम ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यदि कोई पर्सन अपने सेल्फ के लिए सेक्शन 80U में यदि डिडक्शन क्लेम कर चुका है तो फिर 80DD में उस पर्सन को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये हुआ, जैसे लेट सपोज कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, यहाँ पे मान लो स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ की बात कर लेते हैं। यदि मान लो वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है और वाइफ क्या है कि वहां डिसेबल्ड है, वाइफ यदि 80U में अपना डिडक्शन क्लेम कर लेती है तो यहाँ पर 80DD में हस्बैंड जो है क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हस्बैंड उसका पूरा खर्चा उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन 80U में वाइफ ने क्या किया हुआ, अपना डिडक्शन ले लिया है। तो दोनों डिडक्शन आप साइमल्टेनियसली एक साथ आप क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 80DD का डिडक्शन किस लिए मिलता है। तो जो खर्चा आप करते हैं, चाहे मेडिकल एक्सपेंसेस हो, नर्सिंग हो, ट्रेनिंग हो, रिहेबिलिटेशन हो, जो कि आप अपने डिपेंडेंट को आप प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ऑटिज्म का शिकार है तो उसको प्रॉपर एक रिहेबिलिटेशन या ट्रेनिंग की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है, उसको थेरेपी देना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार है या फिर हियरिंग इंपेयरमेंट है, लो विजन है, तो उसको भी डॉक्टर से वहां पे इलाज कराया जाता है। तो वहां पे जो भी खर्चे आपके हो रहे हैं उसका आप डिडक्शन 80DD में क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 80DD में जो आप ये भी खर्चा जो कर रहे हो, इसके लिए आपको कोई भी एक्चुअल बिल्स या रिसिप्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी डिडक्शन क्लेम करने के लिए, लेकिन आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपने इतने खर्चे किए हुए, नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए आपका इतना खर्चा हुआ, सीवियर डिसेबिलिटी के लिए आपने इतने खर्चे किए हुए, तो वो आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी डिडक्शन 80U की तरह ही आपको मिलता है। यदि 40% से लेके 80% की डिसेबिलिटी है तो 75% का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम आपको यहाँ पे लिमिट दी गई है, इसी में आपको क्लेम करना है। डिसेबिलिटी मोर देन 80% है तो 1,25,000
25,000 की मैक्सिमम लिमिट दी गई है, इसके अंदर ही आप अपना क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस आपका हो रहा है वो एक्सपेंसेस आपको एक्चुअल में यहाँ पे क्लेम करना है। 80DD में यदि आपको डिडक्शन क्लेम करना है, टैक्स बेनिफिट लेना अपनी आईटीआर में, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट हो गया या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई भी चीफ मेडिकल ऑफिसर हो गया या कोई अदर ऑफिसर हो गया, उससे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपना लेना है अपने डिपेंडेंट का कि हमारा डिपेंडेंट 40% डिसेबल्ड है या फिर 80% डिसेबल्ड इससे ज़्यादा है। फॉर्म 10IA इसमें भी आपको सबमिट करना पड़ता है और एक्सपेंसेस का एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना होता है। और यदि आपने अपने डिपेंडेंट के लिए यदि इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है मेडिकल के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, और आप उस इंश्योरेंस प्रीमियम का आप क्लेम करते जा रहे हो, तो ऐसे केस में आपका जो भी एक्सपेंसेस होगा उस एक्सपेंसेस का आपको प्रूफ अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मेडिकल प्रीमियम का आपने डिडक्शन 80DD में आप क्लेम करते जा रहे हो, तो आपको एक्सपेंसेस उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सपेंसेस का प्रूफ भी रखना पड़ेगा। तो फॉर्म 10IA आप जो है ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की जब आईटीआर हम अपनी फाइल करेंगे तो आपको उसके पहले फॉर्म 10IA सबमिट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि हम अपने डिपेंडेंट के लिए यहाँ पे क्लेम लेंगे आईटीआर फाइल करते समय, या अपने खुद के लिए आप यहाँ पे क्लेम लेंगे। ठीक है, तो वो आपको फाइल करना जरूरी है। उसके बाद आप अपनी आईटीआर को आप फाइल करके डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स एंड फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में ही आपको फॉर्म 10IA दिख रहा है और यहाँ पे आपको फाइल नाउ का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी डिटेल सारी आ जाएगी और यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर्स सेलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए असेसमेंट ईयर 23 और 24 सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अपनी आईटीआर असेसमेंट ईयर 24-25 की फाइल करेंगे जो कि 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक से आई होप कि वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24-25 दिखने लगेगा। तो आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे यहाँ पे प्रेस करना है। देन आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी डिटेल्स जो है 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर का जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिला है उसका नंबर इंटर करना होगा, डेट इंटर करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ मेडिकल अथॉरिटी। मेडिकल अथॉरिटी का यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है कि वो न्यूरोलॉजिस्ट है या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है या सिविल सर्जन है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, यहाँ पे उसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कि वो नाम देना होगा, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद उसका जो जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिस भी इंस्टीट्यूशंस में वो प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसकी क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ेगी कि वो MD है, DM है या क्या है। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है। यहाँ पे डिटेल्स आपको एंटर करनी है उस पर्सन की जिसके लिए कि आप यहाँ पे डिसेबिलिटी का क्लेम लेने जा रहे हैं। यदि आप खुद के लिए यदि क्लेम लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका डिटेल्स आ जाएगा, लेकिन यदि आप अपने डिपेंडेंट के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको उसका नाम यहाँ पे एंटर करना होगा प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना उसका फादर या फिर सन या डॉटर जो भी होगा उनका नाम यहाँ एंटर करना होगा। देन यहाँ पे एज आपको एंटर करनी कितने ईयर्स के हैं, और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेल है फीमेल है, और यहाँ पे देखिए पैन कार्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, और आधार नंबर यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको अपनी देनी पड़ेगी, कौन से आपका मकान नंबर क्या है, रोड स्ट्रीट सेक्टर पिन कोड, पोस्ट ऑफिस एरिया लोकेलिटी सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा रहे हो वहाँ पे जब आप गए थे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कराए दिखाने के लिए डॉक्टर को, वहाँ से प्रेस्क्रिप्शन लेने के लिए, तो उसका नंबर क्या है वो आपको एंटर करना है। डिसेबिलिटी आपको बतानी पड़ेगी कि सीवियर डिसेबिलिटी है या फिर नॉर्मल डिसेबिलिटी है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डिजीज।
ठीक है। तो ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, 3 कैटेगरी यहाँ पे है। तो यदि आपका इन दोनों में से कोई नहीं है तो आप मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे दिस कंडीशन इज प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव, ये मेडिकल सर्टिफिकेट में ही लिखा रहेगा, डॉक्टर लिख करके देगा कि ये जो आपका केस है ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यदि नॉन प्रोग्रेसिव हुआ तो उसमें वो बता देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर लाइकली टू इंप्रूव है, नॉट लाइकली टू इंप्रूव है, क्या ये सुधर सकता है या नहीं सुधर सकता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यदि डॉक्टर फिर से आपको रीअसेसमेंट के लिए बुलाता है तो रिकमेंडेड है कि नहीं है, मतलब आपका जो केस है डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी का, उसमें फिर से रीअसेसमेंट हो सकता है कि नहीं आगे आने वाले 2 साल 3 साल में, या फिर यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा है, मतलब वो जल्द ही आपका केस ठीक हो सकता है, ठीक है। रीअसेसमेंट की जरूरत नहीं है। यदि रीअसेसमेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि 1 साल बाद जरूरत है या 2 साल बाद जरूरत है, तो ये चीज आपको पूरी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सारी डिटेल्स आपको इंटर करने के बाद यहाँ पे अटैच फाइल पे आपको क्लिक करना है। जो भी सर्टिफिकेट मेडिकल अथॉरिटी ने इशू करा है 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। देन आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन में यहाँ पे प्लेस इंटर करके प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। देन आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म 10IA सबमिट करके सेक्शन 80U 80DD का डिडक्शन आप अपने ITR में क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।